हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायपोल पर। और डायपोल की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों के सामने है, जिसमें पहला हम लोगों को बात करनी है टॉर्क ऑन डायपोल पर। जब भी किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम डायपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क कितनी होगी, उस पर जो हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर घुमाएंगे तो उस पर वर्क डन कितना होगा, और घुमाने में जो नेटवर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये तीन पार्ट है। आज के पूरे लेक्चर के अंदर इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? आई होप आपको वो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आज के इस लेक्चर पर। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि टॉर्क क्या होता है। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा कि जब भी किसी बॉडी पर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल कोज उस पर अप्लाई होता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। मींस उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्स हमारा एक वो एक्सटर्नल कोज है। जब भी किसी बॉडी पर आप अप्लाई करेंगे तो ये उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन क्या कर देगा, क्रिएट करा देता है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन का चेंज करना स्टार्ट कर देता है। कोई रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले आएगा, और जो मोशन में है फोर्स लगाओगे तो उसे वापस आप रेस्ट में ला सकते हैं। तो फोर्स इस तरह का हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल कोज। लेकिन वहां पर हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक बॉडी पर जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी डिस्प्लेस होकर ऐसे चलना शुरू कर देगी। तो इसने जो मोशन किया है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट आपका आगे ट्रेवल करता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं लीनियर फोर्स। तो लीनियर फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को एक स्ट्रेट पाथ में क्या करती है, चलाती है। क्लियर है सभी को? लेकिन इसी बॉडी पर अगर हम यही लीनियर फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट अप्लाई कर दें तो बॉडी अपनी ही प्लेस पर खड़ी रहेगी, क्योंकि इस समय इस पर दो डायरेक्शन से दो लीनियर फोर्सेस काम करती है। एंड इस बॉडी पर जब हम इसका नेट निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो वो नेट फोर्स हमको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आपने यहां से 10 न्यूटन फोर्स लगाया है और यहां से भी कितना लगाया, 10 न्यूटन, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये अगर +10 है तो ये -10, इन दोनों का नेट इफेक्ट इस बॉडी पर क्या हो गया, 0। और इस तरह से ये बॉडी कोई भी लीनियर मोशन नहीं करती। क्लियर है? तो दो फोर्सेस एक साथ एक दूसरे के अपोजिट यहां पर वर्क कर रही है, इसलिए इसका कोई भी मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम यही पॉइंट चेंज कर दे तो इस ऑब्जेक्ट पर हम यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इसमें दूसरी साइड से यहां पर क्या करते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। इन दोनों कॉर्नर पर हमने क्या कर दिया, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किए हैं। यहां सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि यहां पर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर काम कर रही थी, लेकिन हमने यहां पर उनकी सिचुएशन बदल दी है। अब दोनों फोर्स के बीच हमने कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो इसका, इस बॉडी का टॉप कॉर्नर है, और इस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो इसका कहां है, बॉटम कॉर्नर। तो दो इक्वल फोर्सेस तो हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ये दो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, बॉडी का लीनियर मोशन तो पॉसिबल नहीं है। लीनियर मोशन तभी हो पाता है जब फोर्स का इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको मिलता हो। तो लीनियर मोशन तो ये बॉडी करने वाली नहीं है, लेकिन एक मोशन यहां पर जरूर करेगी कि जैसे ही हमने दो अपोजिट फोर्सेस तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर इस पे अप्लाई किए, ये बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी। यहां से ऐसे घूम जाएगी। ये हमारे पास कोई एक रोड है, एक फोर्स हमने यहां से अप्लाई किया, दूसरा फोर्स हमने यहां से अप्लाई किया, तो जो भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके अबाउट इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये बॉडी रोटेट करना यहां से क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो जब जब ये कपल ऑफ फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई होते हैं किसी बॉडी पर, तो ये उस बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं टॉर्क। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग
टाउ से। ये शायद आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी स्टडी किया होगा। तो यही कुछ केस हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो हमने जान लिया टॉर्क क्या चीज है। फिर हम बात करेंगे डायपोल पर। सो व्हेन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम कहानी हमारे डायपोल के लिए है। जब आप उसको कहां रखोगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो डायपोल के बारे में आप सब जानते हैं, डायपोल कैसे बनता है। डायपोल के लिए हमको एक पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव लगेगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, दोनों का एक सिस्टम हम डेवलप करते हैं। इसी का नाम डायपोल रखा हमने। और यहां पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर ली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, आपको हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं एक डायपोल को। तो यहां कहीं ये ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका इफेक्टिव लेंथ हमारे पास 2L है। तो इस ए बी डायपोल को हमने इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस किया है। यहां पर ए पर है नेगेटिव चार्ज और बी पर है इसके पास पॉजिटिव चार्ज। रख दिया, पहला काम खत्म। सो व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए कपल ऑफ फोर्स। ये चार्ज है, दो चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आप रखोगे तो इन चार्जेस के ऊपर क्या लगती है, फोर्स F इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगी कितना, क्यू। इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स वर्क करेगी F इक्वल टू माइनस क्यू। और दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक क्या है, अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के साथ चलता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट चलता है। क्लियर है। तो प्लस इधर भाग रहा है, माइनस इधर भाग रहा है। तो ये जो डायपोल यहां दिख रही है, इसके ऊपर ये पेयर ऑफ फोर्स एक साथ क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और यही पेयर ऑफ फोर्स इस डायपोल के अंदर एक टॉर्क क्रिएट करेगी। इस वजह से ये डायपोल अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन करना यहां से क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। तो यही जो टॉर्क हमारी है ये इक्वल हो जाती है। आप इन दोनों फोर्स में से किसी एक का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। जो टॉर्क हमारा है टाउ, ये बन जाता है किसी एक फोर्स का क्या ले लो आप, मैग्नीट्यूड। और इन दोनों फोर्स के बीच का ले लेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा, तो यहां से हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं और यहां से डालते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री होगी, इसका नाम रख लिया हमने n। क्लियर है। तो दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिलता है वो मिल जाता है यहां से ये bn। तो यहां लिख दिया हमने bn। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्लियर। तो टॉर्क अपनी जगह पर है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में QE अप्लाई हो रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो bn कितना है, तो हमने जो डायपोल रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमने मान लिया कि जो वो एंगल है हमारा डायपोल के एक्सिस का किसके साथ, फील्ड के साथ, वो कितना है, थीटा है। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगी आपकी, थीटा होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABN। सो इन ट्राइंगल ABN हमको फाइंड करना है क्या, BN। और इस ट्राइंगल में हमारे पास नॉन क्वांटिटी है 2L। ये BN परपेंडिकुलर हो गया और 2L क्या आपका हाइपोटेनस। और दोनों हमारे कहाँ मिलेंगे, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BN अपॉन हाइपोटेनस कितना, 2L। ये BN अपॉन ये 2L। तो यहां से अपने को BN मिलेगा, BN इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये BN की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू BN। BN हो गया 2L साइन
थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू ई अपनी जगह पर है। अच्छा इसको देखो, Q इंटू 12, ये बन गया हमारा डायपोल मोमेंट P इंटू ई साइन थीटा, और यही वो टॉर्क है जो हमारे डायपोल पर इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर लग रही है, क्रिएट हो रही है। ओके, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हियर जो थीटा है इस एंगल किसके बीच, P एंड E, हमारा जो डायपोल है और जो फील्ड लाइंस है, इन दोनों के बीच की एंगल कौन होती है, थीटा होती है। अब P डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का रिजल्ट जो टॉर्क है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का रिजल्ट तीसरा वेक्टर। क्लियर है? तो इसका वेक्टर फॉर्म हम निकालें यहां से, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म है, P वेक्टर है, E वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्ट जो टाउ है ये खुद भी एक वेक्टर है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का रिजल्ट जब तीसरा वेक्टर हो तो इनके बीच आती है क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस हटाते हैं तो इसकी स्केलर वैल्यू आपके पास आती है पी ई साइन थीटा। दिस इज डायपोल। इसके दो केसेस की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, जब आप थीटा को 0 डिग्री कर दें, मतलब डायपोल हम फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं, इस समय टॉर्क कितना, तो टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने से सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो जब आपका डायपोल फील्ड के साथ अलाइन होता है उस केस में कोई भी टॉर्क उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही होती है। केस सेकंड पे आते हैं, जब थीटा आप क्या कर दें 90 डिग्री, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके ठीक 90 डिग्री पर क्या रख दिया हमने, टॉर्क, हमारा डायपोल। तो एंगल आ गई 90 डिग्री। इस समय टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी साइन 90, और साइन 90 में साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो टॉर्क हमको मिल जाएगा कितना, P। तो जब हमारा डायपोल फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है उस केस में मैक्सिमम टॉर्क, लेकिन जैसे वो फील्ड के साथ अलाइन होता है इस केस में उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा टॉर्क। अब इसी डायपोल पर हम निकालते हैं वर्क डन इन टर्निंग, टर्न कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को। तो हमारा डायपोल कहीं मान लीजिए फील्ड के अलाइन ये रखा था ए बी डायपोल, एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। अब हम इस पर वर्क डन शुरू करते हैं, और वर्क डन करवा करके इस पर इसको कुछ पर्टिकुलर एंगल पर क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो यहां से हम डायपोल को इधर को बी को ले गए ऊपर, ए को ले गए डाउनवर्ड, और इस डायपोल को हमने यहां से ऐसे घुमा दिया। ये एंगल हमारी कितनी है, थीटा। ये चार्ज माइनस क्यू ए पर, और यहाँ चार्ज प्लस क्यू बी पर। तो इस तरह से जो डायपोल हमारा था, इस डायपोल पर कुछ वर्क डन किया, और इस डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर क्या कर दिया है, रोटेट करवा दिया है। और जब भी आप किसी डायपोल को रोटेट करवाएंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क, टॉर्क क्रिएट होगा। और टॉर्क क्रिएट होगा तभी तो रोटेशनल मोशन होगी। अगर टॉर्क नहीं है तो किसी तरह की रोटेशनल मोशन हम उस पर क्रिएट नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायपोल को हमने कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो व्हेन a dipole placed in uniform electric field, it experience a torque, and this torque अभी भी कैलकुलेट किया हमने, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये इस पर टॉर्क लगेगी।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस टॉर्क ने एक बहुत छोटे से एंगल पर क्या कर दिया, इसको रोटेट किया। सो लेट डी डब्ल्यू, भाई छोटे से एंगल पर क्या कर, जो टॉर्क लग रही है इतनी मिनिमम है कि एक बहुत छोटे से एंगल पर हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। सो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल वर्क डन on dipole to rotate d theta. This small work dw is equal to tau into d theta, torque into smaller angular displacement. So नेट वर्क डन कितना, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया हमारे पास, टाउ की वैल्यू रख लेते हैं हम। तो यहां पर हमारा जो वर्क है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये एक स्मॉल वर्क डन इसके ऊपर हो जाता है। अब हम निकालते हैं नेट वर्क डन किसी पर्टिकुलर एंगल से अनदर एंगल तक। सो नेट वर्क डन ऑन डाइपोल, वो नेट वर्क डन होगा हमारा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। बहुत छोटे छोटे और ढेर सारे वर्क हमने किए उस डाइपोल पर और सभी को कर लिया हमने ऐड, तो ये आपका मिल जाएगा नेट वर्क डन। कहां से घुमा रहे हो आप, हमने स्टार्ट किया उसको θ1 से और हम उसको घुमा रहे हैं θ2 तक, तो θ1 से लेकर θ2 तक ये आपका क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, डी डब्ल्यू आपके पास है यहां पी साइन थीटा डी थीटा, जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर कर लो, बाकी सब अंदर। पी डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म लगा रखी है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां से पी और ई दोनों कहां चले जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर। और हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा वर्क डन इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी अपनी प्लेस पर, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस कोस थीटा, लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो डी डब्ल्यू सो डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ बचा है ब्रैकेट के अंदर और लगी है लिमिट्स, तो बारे बारे से थीटा की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख लेते हैं। एक माइनस यहाँ बाहर रखा हुआ है, तो हमारा जो है यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने का तरीका, उसमें हम ये करते हैं कि पहले जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है पहले उसकी अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके क्या करते हैं, लोअर लिमिट। क्लियर? तो पहला टर्म प्लस, दूसरा वाला माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस पहले से रखा हुआ है, तो पहला माइनस का हो जाएगा और बाद वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। साइन बदल जाएंगे, तो इस थीटा की जगह मैंने पहले अपर लिमिट रखी, वो है cos θ2, और अब माइनस अपनी तरफ से लगाना था, लेकिन इस माइनस ने इससे प्लस कर दिया। फिर लोअर लिमिट रखी हमने θ1। सो W इज इक्वल टू पीई, θ1 पॉजिटिव हो गया, इसको हमने आगे लिख लिया, और θ2 पॉजिटिव, इसको हमने लिख लिया पीछे। ये वर्क डन हमको मिलती है W इज इक्वल टू पी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब अगर हम ये ले लें कि θ1 हमारा इनिशियल एंगल हो, तो इनिशियल एंगल के केसेस में θ1 हमारा 0 डिग्री हो जाए, तो θ2 को आप 2 क्यों लिखो, थीटा ही कर लेते हैं। तो हम 0 डिग्री के एंगल से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक घुमाने का नेट वर्क डन निकालेंगे, और वो होगा W इज इक्वल टू पीई इंटू, जहां θ1 है वहां पर 0 डिग्री और जहां θ2 है वहां पर थीटा रख दीजिए। ये हो जाएगा cos 0 माइनस कोस थीटा। सो W इज इक्वल टू पीई इंटू कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा। दिस इज द नेट वर्क डन ऑन डाइपोल टू रोटेट इट। 0 से एंगल थीटा तक घुमाने का जो नेट वर्क डन आपको मिलेगा, नेट वर्क डन इतना मिल जाएगा।
P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। जब थीटा 0 डिग्री हो तो मतलब डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो एक दूसरे के साथ, तो थीटा यहाँ पर 0 रख दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू P और 1 माइनस, जैसे आप कोस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो कोस 0 इक्वल टू कितना होगा 1, सो वर्क डन इज इक्वल टू P 1 माइनस 1, और इस समय नेट वर्क डन कितना हो गया 0। जब डायपोल फील्ड के साथ अलाइन होता है उस केस में नेट वर्क डन उस पर कितनी लगती है 0। केस सेकंड पे आते हैं। अब हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, यहां 90 रख लेते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना P। तो मैक्सिमम वर्क डन उस केस में होता है जब आपका डायपोल कहाँ लगे आप 0 से 90 डिग्री पर। क्लियर है? फील्ड के अलाइन है तो नेट वर्क डन 0, 90 डिग्री पर ले गए तो ये क्या होगा उसका मैक्सिमम वर्क डन हो जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट, किसी डायपोल पर किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कितना नेट वर्क डन लगता है। वो मिलेगा हमको W इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या फिर PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। जब आपको बोला जाए कि इस डिग्री इतने डिग्री के एंगल से इतने डिग्री के एंगल तक घुमाया है हमने, तो आप इसे अप्लाई करें। और जब आपको बोल दिया जाए कि आपको थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर नेट वर्क डन फाइंड करना है, तो आप इसे अप्लाई कर लें। क्लियर? मतलब स्टार्टिंग कैसा है वहां पर 0 है। अगर स्टार्टिंग 0 नहीं दिया उसने तो वो दोनों एंगल देगा कि भैया 30 डिग्री से हमने 90 डिग्री तक घुमाया या 90 से हमने 180 तक घुमाया, तो नेट वर्क डन कितना होगा। ठीक, चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी काम की चीज होती है भैया। एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। तो जब जब आपकी डायपोल बनती है, डायपोल पर कम से कम 2 चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जब डायपोल बनी होगी तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी, सोडियम के एटम को हमने क्लोराइड के एटम से कंबाइन करवाया और इस तरह से उनके सेंटर टू सेंटर के बीच मतलब प्लस और माइनस के बीच कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से वो अपना क्या कर लेते हैं, डायपोल बना लेते हैं। तो जब भी हम किसी डायपोल को बनाएंगे तो उस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन उस डायपोल पर किया जाता है वो नेट वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हम जो भी वर्क डन करते हैं वो क्या हुआ उसका, उस डायपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हम जब भी किसी वर्क डन की शुरुआत करते हैं वो हमेशा 0 से वर्क करना हम लोग शुरू करते हैं। जैसे किसी मास बॉडी पर हम वर्क डन करना शुरू करते हैं, तो कोई मास बॉडी पर जब हम वर्क डन शुरू करते हैं तो उसका लेवल हम क्या मानकर चलते हैं, 0 मानकर चलते हैं। मान लीजिए उस बॉडी को हमने कहाँ रखा है, 0 लेवल पर। अब यहां से उस पर वर्क डन करते हैं अपन, हमने यहां से उसको डिस्प्लेस किया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आते जा रहा है। यहाँ पर जिस पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं वो है mgh, मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी मास बॉडी पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क करते हैं और उसमें h हाइट क्रिएट होती जाती है, तो इस समय जो आप नेट वर्क डन कर रहे हैं वो उस बॉडी के अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस लेवल को हमने क्या माना, यहाँ पर हाइट 0 थी तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के पास कैसी थी, 0 थी। और यही से आपने वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम भी यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो वर्क करने वाले हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। और 0 वर्क 0 एनर्जी इसकी कहाँ होगी, वो हमको मिलेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम तो इसका फॉर्मूला हमारे पास KQ/R², फोर्स हमारा KQ1 इंटू Q2/R²। तो हमको 0 लेवल कहाँ मिलेगा, तो वो हमको 0 लेवल वहां मिलेगा जहां पर उस चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से 0 हो
और उस पर एक्सपीरियंस फोर्स वो भी कितना हो, 0 हो। और ये दोनों ही कहाँ जाकर 0 होते हैं, जब आर हमारा इन्फिनिटी हो जाता है। जब आर इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, उस डायपोल पर वर्क करना शुरू करते हैं। क्लियर है? जितना 0 लेवल से जितना जितना आप वर्क करोगे वो धीरे धीरे उस डायपोल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते चले जाएगा। तो पहले हम डायपोल बनाते हैं तो चार्ज पर वर्क करते हैं। तो चार्ज पर जो वर्क हम लोग करेंगे वो कहां से कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से 0 है। इस पॉइंट पर उस चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0 है। तो उठाते हैं इस चार्ज को यहां से। तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया कहां पर, इन्फिनिटी पर, उसको पकड़ा और उस पर हम कुछ वर्क डन करके इस इन्फिनिटी से लेकर आते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर। सो फर्स्ट नाउ brought a plus q charge from infinity to a, then network इज इक्वल टू, क्या कंसिडर कर लिया हमने, u1। इन्फिनिटी से हम उसको लेके आ रहे हैं कहां तक, a तक। तो उस पर जो नेट वर्क डन होगा, दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू u1। जो आप वर्क कर रहे हैं वही उसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो हमारा जो वर्क है वो इस एनर्जी के इक्वल हो गया। यहाँ पर u उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हमने क्या ले लिया, u1। इसको आप w1 भी कंसिडर कर सकते हैं। हमको एक चार्ज और चाहिए, पॉजिटिव तो हम ले आए, अब एक नेगेटिव चार्ज को लेके आना है। तो अगेन यहां से हम नेगेटिव चार्ज पर वर्क करते हैं और उसको उठाकर लाते हैं ए पर। सेकंड, अगेन ब्रॉट ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। उसको भी हम इन्फिनिटी से कहां लाए, ए तक। तो उस पर नेटवर्क डन कितना हुआ, इसका नेटवर्क डन होगा हमारा u1। चार्ज नेगेटिव है तो ये वर्क डन भी कितना होगा, u2 मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज है u2, हमने इसको क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। चार्ज पॉजिटिव था, वर्क डन हुआ u1 या w1। चार्ज नेगेटिव है तो वर्क डन हुआ -u2 या -w2। दोनों को इन्फिनिटी से सेम डिस्टेंस पर हम लेकर आए हैं। तो एक पर ये पॉजिटिव वर्क मिलेगा, दूसरे पर हमको कैसा मिला, नेगेटिव। अभी डायपोल बन गया क्या, अभी डायपोल बनाना बाकी है। दोनों चार्ज अभी भी कहाँ है, एक ही सेंटर पर प्रेजेंट है। तो इन पर हमको फिर से वर्क करना पड़ेगा और इनमें से इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने फिर से -q चार्ज पर वर्क किया और उसको यहां से डिस्प्लेस किया किसी अनदर पॉइंट बी तक। और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये चाहिए हमको 12। एक डायपोल को बनाने के लिए दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कितना, 12। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पर बैठे थे वहां तो कोई डायपोल नहीं बना, लेकिन हमने उस -q चार्ज को यहां से उठाया और डिस्प्लेस किया 12 डिस्टेंस पर और जाके रख दिया किसी अनदर पॉइंट पर। तो थर्ड, अगेन -q चार्ज बी प्लेस्ड, अगेन नेगेटिव चार्ज brought from A to B
एट डिस्टेंस 12, क्लियर। सो वर्क डन ऑन माइनस क्यू चार्ज, नेट वर्क डन हमको मिलेगा U1 या W1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन निकालना है तो फोर्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो नेट वर्क डन ऑन माइनस क्यू चार्ज इस फोर्स की वैल्यू हमारे पास है यहां पर Q इंटू ई, चार्ज माइनस का है इसलिए साइन लगा देंगे माइनस का, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 2L। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये बन जाता है P। दिस इज द नेट वर्क डन टू मेड अ डायपोल। अगर आप एक डायपोल बनाना चाहते हैं तो इन चार्जेस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमें कितना मिलेगा, माइनस P। आप नेट वर्क डन यहां से निकाल सकते हैं, नेट वर्क डन ऑन डायपोल। डायपोल पर आपने नेट वर्क कितना किया, तो आपने वर्क किया W1 प्लस W2 प्लस W3। ये W3 ले लेते हैं यहां से। W1 और W2 दोनों आपके इक्वल हैं और अपोजिट हैं। यहां से यहां लाने का वर्क W1 पॉजिटिव, माइनस चार्ज पर कितना नेगेटिव, लेकिन दोनों ही क्या है यहां पर इक्वल है। बट W1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है W2। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट हमको मिलेगा वो यहां पर 0 हो जाएगा। इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो गया 0, और मिला क्या आपको W3। सो W इज इक्वल टू, ये वर्क डन हमें मिला माइनस PE। ये इस डायपोल को बनाने में इस पर किया गया नेटवर्क है। हमने 3 स्टेप में वर्क किया है। पहले हम इन्फिनिटी से प्लस चार्ज को ले गए, U1 वर्क हुआ, फिर इन्फिनिटी से हम माइनस चार्ज को लेके गए, माइनस U2 वर्क हुआ, और फिर से हमको डायपोल बनाने के लिए माइनस को यहां से उठा के 2L डिस्टेंस पर ले जाना पड़ा। तो इस समय जो वर्क डन हुआ वो हमारा कितना है W3 माइनस P मिला हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से। नेट वर्क डन निकला, तीनों का सम कर लो, दो वर्क इक्वल और अपोजिट है, इनका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, बचेगा कितना W3, और वो यहां पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेट वर्क डन ऑन डायपोल इज इक्वल टू माइनस PE। तो जब जब आप किसी डायपोल को बनाने जाओगे तो कम से कम आपको माइनस PE वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन ही उस डायपोल के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमारे जो वर्क शुरू होते हैं वो हमको 0 से करना पड़ते हैं। जब भी डायपोल बनता है सबसे लोवेस्ट एनर्जी तो उसके पास कितनी होगी, माइनस P। ठीक है, लेकिन हमें कहां से वर्क करना है, जहां से उसके पास एनर्जी 0 हो। ओके, तो वो कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वो कंडीशन, देन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। सो लेते हैं हम कुछ कंडीशंस। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट P दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर, तो केस नंबर फर्स्ट। दूसरे केस में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और आपके डायपोल को हमने रख दिया परपेंडिकुलर टू E। इस समय ये एंगल कितनी है 90 डिग्री, यहां पर थीटा था 0 डिग्री। केस नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने डायपोल को ठीक फील्ड के अपोजिट रख दिया। इस समय P इधर है, E इधर है, तो यहां पर जो एंगल है आपकी वो कितनी हो गई 180 डिग्री। और नंबर फोर्थ, इस डायपोल मोमेंट P को फील्ड के ठीक हमने 270 डिग्री के एंगल पर प्लेस कर दिया। तो कौन से केस में कितनी टोटल एनर्जी होगी वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये थे केसेस इसके। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल के पास मिनिमम वो कितनी है, हर केस में माइनस P तो होगी ही होगी उसके पास जब भी डायपोल बनता है। अभी बात की हमने कि जब आपने डायपोल को बनाया उस केस में
कम से कम एनर्जी कितनी है इसके पास, -PE। ये तो उसके पास ऑलरेडी है। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं, P × 1 - cos थीटा, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। क्लियर? ये तो उसके पास ऑलरेडी है, हम कुछ वर्क करेंगे तो ये वर्क भी उसमें किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जब ये फील्ड के साथ अलाइन है तो मिनिमम एनर्जी इसके पास -P है, तो वर्क डन कितना, यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 - 1 कितना होता है 0, नेट वर्क डन कितना मिला 0, इसका वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0 इंटू सब कुछ क्या हो गया 0। अब टोटल एनर्जी कितनी, मिनिमम तो नहीं थी उसके पास, आपने वर्क कितना किया 0, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसके पास -P। तो फील्ड के साथ अलाइन होने पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी -P उसके पास होगी। अगेन हम इसको रोटेट कराते हैं 90 डिग्री पर, तो इस समय वर्क कितना, चाहे वो 90 पे हो, 270 पे हो या 360 पे हो, डायपोल की सबसे मिनिमम एनर्जी तो ये होगी ही होगी उसके पास। अब आप क्या कर रहे हो, 90 पे घुमा रहे हो, 0 से 90, तो 0 से 90 घुमाओ में cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, इस समय 1 - 0 1, और हमारे पास जो नेट वर्क डन आता है वो नेट वर्क डन हमको मिलता है P। क्लियर? अब ये आपने वर्क कर लिया, ये उसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी, इन दोनों का नेट सम कितना हो गया 0। अब यहां इस पॉइंट पर एनर्जी क्या मिल गई आपको 0, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। ये डायपोल का क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, क्योंकि इस केस में इसके पास टोटल एनर्जी कितनी रहती है 0 होती है, और हम वर्क भी यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, हम अगर डायपोल को और घुमाएं 180 पर, तो यहाँ 180 रखो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये नेट वर्क डन हमको मिलेगा 2PE। इन दोनों को सम करो, टोटल एनर्जी हमें मिलेगी यहाँ पर कितनी P। तो डायपोल जब 180 के एंगल पर होता है तो एनर्जी उसके पास P रहेगी। अगेन 270 पे घुमा दो, तो 270 यहाँ रखेंगे तो 90 का ठीक उल्टा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 270 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और वर्क डन कितना मिलेगा आपको P। इन दोनों का नेट सम कितना 0। यहां भी इसके पास एनर्जी कितनी रहती है 0 रहती है, लेकिन इससे पहले हमको कहां मिल गई 90 पर ही मिल गई है, तो हम यहां क्यों जाए। तो अब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की, ओके अच्छा यहां पर 90 डिग्री वाले केस में वो कितनी है 0 डिग्री है। तो अब आपको वर्क करना शुरू करना है इसी स्टैंडर्ड पोजीशन पर। इस स्टैंडर्ड पोजीशन से किसी एंगल पर घुमाने में जो नेट वर्क डन हमें करना पड़ता है, दैट नेट वर्क डन ऑन डायपोल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। हमारे सारे वर्क इसी 0 लेवल से शुरू करना पड़ेंगे, और यही हमने हमारे डेफिनेशन में लिखा है। नेट वर्क डन ऑन डायपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल is stored in the form of potential energy of dipole। किसी भी डायपोल को हम जब उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से रोटेट कराना स्टार्ट करेंगे किसी एंगल पर, उस समय जो जो आपने नेट वर्क डन किया है, दैट नेट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। क्लियर? चलो तो निकालते हैं इसका डेरिवेशन। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको क्या क्या इसमें नीड लगने वाली है इसको आप पूरा अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमको तो एग्जाम्स के अंदर सिर्फ डेरिवेशनल पार्ट ही उसका लिखना है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट इसके बगैर हमारा डेरिवेशन अधूरा था, इसीलिए हमको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। अब निकालते हैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो डायपोल जब फील्ड में रखा होगा तो टॉर्क लगा होगा P sin थीटा। सो लेट हमने
DW वर्क लिया टू रोटेट एंगल डी थीटा, ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो स्मॉल वर्क मिल गया आपको। टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन हम ले जाएंगे इसको कहां से, 90 से एनी एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन से किसी एंगल पर घुमाने में जो वर्क होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो 90 से थीटा तक घुमाओ उसको, और ये है टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू आपको मालूम है 92 थीटा, ये है आपका पी साइन थीटा डी थीटा। पी कांस्टेंट होने से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन, और साइन का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में। अब लगा दो इस पर लिमिट 92 थीटा, सो वर्क डन इज इक्वल टू पीई, इस माइनस को यहां से बाहर निकालो, ये माइनस पीई, थीटा की जगह अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट, और कोस 90 की वैल्यू 0 होने से ये हट गया। जो वर्क डन हमको मिला वो मिला है पीई cos थीटा। दिस इज द नेट वर्क डन ऑन डाइपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल। अब ये जितना भी वर्क आपने किया है ना, यही उस डाइपोल की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ये हो जाएगा, वर्क को हम कन्वर्ट करेंगे यहां पर कि किस वर्क डन को ही हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी आपको डाइपोल की मिलती है वो मिलती है माइनस पी कॉस थीटा। क्लियर है? दो केसेस क्या आप डिस्कस कर लेना। जब कोस 0 होगा तो थीटा जब 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 और एनर्जी हो जाएगी माइनस पी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू आप 180 पुट करेंगे या 90 पुट करेंगे, 90 में एनर्जी 0 हो जाएगी और 180 में ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? तो डाइपोल को रोटेट करवाते जाओ और उसकी एनर्जी 0 से हाई, हाई से 0 आपको मिलती जाएगी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस पर। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास है। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, देन वर्क डन ऑन डाइपोल पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, या फिर पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर? जब 0 से किसी एंगल पर घुमा रहे हो तो इसे लगाओ, और किसी पर्टिकुलर एंगल से नए एंगल तक घुमा रहे हो तो इसे अप्लाई करो। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। तो 3 फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट के डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁹ को इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास है जिसका डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁹ कूलम मीटर है, इज अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अलाइन हो जाता है एंगल 30 डिग्री पर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। डाइपोल पर टॉर्क कितनी लगेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अभी स्टडी किया हमने, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी हमको गिवन है 4 × 10⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। तो साइन कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। क्लियर? सो टॉर्क इज इक्वल टू 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लिया 20, और 10⁹ और 4 कितनी हो गई 13,
इंटू sin 30। sin 30 की वैल्यू हमको मिलेगी 1/2। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 10, तो टॉर्क इक्वल टू 10 इंटू 10⁻13, ये हो जाएगा 10⁻14 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां जो टॉर्क लगेगी हमारे डायपोल पर, वो टॉर्क होगी कितना, 10⁻4 न्यूटन मीटर। क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ डायपोल ऑफ मोमेंट P आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रोटेट कराते हैं हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम वाली फील्ड में, फ्रॉम एंगल 60 डिग्री टू 120। भाई θ1 आपको दे रखा है 60 डिग्री और इस समय θ2 आपके पास है 120 डिग्री। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट इस पे कितना वर्क करेगा वो अपने को बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला PE इंटू कॉस θ1 माइनस कोस θ2, ये है अपना फॉर्मूला, अप्लाई कर दो। सो वर्क डन इज इक्वल टू P की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 5 इंटू 10⁻4 और यहां पर cos θ1 cos 60 डिग्री है माइनस cos 120 डिग्री है। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 इंटू ये -6 और 4 ये हो जाता है 10⁻⁻2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारी √3/2, सॉरी नहीं, cos 60 की वैल्यू आपके पास है 1/2 और ये माइनस, और cos 120 की वैल्यू -1/2। तो माइनस और माइनस प्लस, हाफ और हाफ क्या हो गया 1। तो जो वर्क डन आपको मिला है वो 20 इंटू 10⁻⁻2 जूल। वर्क का यूनिट है आपका जूल। यहां तो 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू दिस। क्लियर? ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन। अ डायपोल ऑफ मोमेंट P इक्वल टू, एक डायपोल का डायपोल मोमेंट 3 इंटू 10⁻⁻ क्या है 6 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज 0, 90 और 180। तो आपको तीन केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, 0 पर, 90 पर और 180 पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है PE इज इक्वल टू, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, क्योंकि P इस तरफ आ रहा है, तो माइनस P cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको P की वैल्यू पुट करनी है, E की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर थीटा 90 और थीटा की जगह पर 0, 90 और 180 के एंगल पुट करना है। पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा। बहुत सिंपल सा केस है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है हमको। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस आप P की वैल्यू रखिए, E की वैल्यू रखिए और थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 रख कर देख लो, आपको यहाँ पर नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसको करके देखिएगा। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें हमने वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो टॉर्क का जो हमारा डायपोल था उसका ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट गाउस थ्योरम पर, जहां पर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे गाउस लॉ पर।
जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।